फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सार्थ शिक्षा में। मैं रंजीत कुमार आपके लिए लाया हूँ बेस्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरआरबी जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड ऑल एग्जाम ऑफ एसएससी, और इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज की क्लास होगी, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लेके चलेंगे। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास से लाभान्वित हो पाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपसे मतलब पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का संरक्षण का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो आपको पता है कि ऊर्जा का संरक्षण का अर्थ क्या होता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है और ना तो इसका सृजन हो सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऊर्जा संरक्षण के बारे में देखते हैं। यहाँ आपको ऊर्जा संरक्षण का अर्थ दिया गया है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है, यद्यपि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ दिया हुआ आपको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि मान लीजिए ये कोई बॉल है, ठीक, एम मास का बॉल है जो कि एच हाइट पे है। तो ये बॉल जो है अभी कौन सा एनर्जी कंज्यूम किया हुआ है, कौन सा एनर्जी संरक्षित किया हुआ है? mgh, ठीक, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यदि इस बॉल को हम यहाँ से ड्रॉप कर दें तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटती जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बॉल की, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि पहले पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में संरक्षित थी एनर्जी, लेकिन अब क्या हो गई कि काइनेटिक एनर्जी में संरक्षित हो गई, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई। ठीक, अच्छा, इसका डिस्कवर किसने किया? तो इसका डिस्कवर जे रॉबर्ट मेयर ने 1842 ईस्वी में किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaOCl2 इज द केमिकल फॉर्मूला। आपसे बोला जा रहा है कि CaOCl2 क्या है कि एक रासायनिक सूत्र है जिसका आपको सामान्य रूप बताना है। इनमें से इसका कौन सा सामान्य रूप है आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का सामान्य रूप है, लेकिन इसको हम केमिकली मतलब कि रासायनिक रूप से किस नाम से जानते हैं? जब ऐसा पूछ दिया जाए तो इसका क्या होगा आंसर कि CaOCl2 को केमिकली रूप से हम कैल्शियम हाइपोक्लोरेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट के नाम से। अच्छा, इसका यूज आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका क्या यूज है? पानी को विसंक्रमित कर पीने योग्य बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज कॉटन और टेक्सटाइल की फैक्ट्री में गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? इसको हम केमिकली रूप से किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसको किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको लाइम। लाइम को किस नाम से जानते हैं? तो लाइम को हम क्विकलाइम भी कहते हैं, और इसको केमिकली मतलब कि रासायनिक रूप से पूछ दिया जाए कि लाइम को किस नाम से जानते हैं तो उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से। इसका फॉर्मूला हो गया आपको CaO। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे पूछा जाता है कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं अप्रोक्स 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं? POP। चलिए देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। यह हो गया आपको, ये हो गया COSO4:2H2O। ठीक, ये क्या है आपका? ये आपका जिप्सम है। इसको जब हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? CaSO4 ½ H2O। ये आपका क्वेश्चन है विच कूलेंट इज
कॉमनली यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का उपयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रियोन। फ्रियोन को R22 के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको CFC, केमिकली किस नाम से जानते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम। देखिए, आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन्स की क्या संख्या होती है, आपको बताना है। देखिए, ये क्या है? हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक मतलब कि परमाणु संख्या क्या है? 1। जबकि द्रव्यमान संख्या क्या है? वो भी 1 है। तो आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या मतलब A इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक, ये एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन या फिर कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल होता है। तो आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। और आपको ये दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या कितना है? 1। तो अभी हम न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रखें कि ये 1 के इक्वल हो जाएगा? तो मतलब यहाँ हमको 0 रखना होगा। मतलब क्या कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 0। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2000 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कोई 200 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, आपको बताना है। देखिए, ये एक वेसल है जिसमें कि पानी रखा हुआ है। ठीक, इसका टेम्परेचर, ये 200 ग्राम पानी है, इसका टेम्परेचर पहले कितना था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको ले जाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हीट देना होगा, ऊष्मा देना होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसमें कितना ऊष्मा हम दे कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ हीट इक्वल टू फॉर्मूला होता है MC चेंज इन टेम्परेचर, MC डेल T। यहाँ आपको दिया हुआ है कि Q क्या है? हीट है। M क्या है? मास है। C क्या है? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। ये अलग अलग मटेरियल का क्या होता है कि अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा होती है। जैसे कि जल के लिए क्या होती है? 1। ठीक, और नेक्स्ट क्या है? डेल T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1। ठीक, आइए अब सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि मास कितना है? 200 ग्राम है। C स्पेसिफिक हीट कितना है? अभी हमने बताया 1। और चेंज इन टेम्परेचर पहले कितना था? 10 और बाद में कितना हो गया? 50 आपको करना है। पहले कितना था? 10, तो क्या हो गया आपको? 40। तो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपको? 8000 हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। 8000 क्या है? ये कैलोरी में होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, 8000 कैलोरी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो कि कार्बन का एलोट्रोप नहीं है। कार्बन का एलोट्रोप नहीं है से क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का एलोट्रोप कौन कौन है। तो इनमें से कार्बन का एलोट्रोप कौन कौन है? ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये क्या है? कार्बन का एलोट्रोप है। तो कार्बन का एलोट्रोप कौन नहीं है? कोयला। देखिए, कोयला क्या है कि कोयला में कार्बन की अच्छी मात्रा होती है, लेकिन इसमें 100% कार्बन की मात्रा नहीं होती है। इसमें सल्फर हो गया, सिलिका हो गया, इन सब का क्या होता है, साथ ही साथ और भी कई अशुद्धियाँ इसमें रहती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, कोयला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन अ गैस सिलेंडर इट्स मास। आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए, ये एक सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ है। यहाँ पे एक पिस्टन कह लीजिए या फिर कोई कंप्रेसर, जिससे कि हम इसको प्रेस कर पाएँ। अब जब इसको प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है कि इसका प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर में जो
गैस थी क्या उसकी मात्रा बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। मात्रा नहीं बढ़ रही है मतलब मास नहीं बढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विल रिमेन सेम, मतलब पहले जितना ही मास रहेगा। ठीक, यदि किसी तरह का लीक होता तो ये घट जाता, लेकिन आपको ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो विल रिमेन सेम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन एटम of an element has more than one mass number, what is it called? ठीक, देखिए आपसे पूछा जा रहा है जब किसी तत्व के परमाणु की एक से अधिक द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, यदि किसी भी तत्व का एक से अधिक द्रव्यमान संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे आइसोटोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। जैसे कि C12 हो गया, C13 हो गया, C14 हो गया, ये क्या है? समस्थानिक है। इसके द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग है लेकिन परमाणु संख्या क्या है? सेम है। ठीक, चलिए देखते हैं आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोमर के बारे में। यहाँ आपको आइसोबार दिया हुआ है संभारिक। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें क्या है कि आपको द्रव्यमान की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। समभारिक मतलब समान भार वाले को क्या कहते हैं? समभारिक, लेकिन उसमें क्या होती है? परमाणु संख्या अलग अलग होती है। नेक्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है? सेम रहता है। जैसे कि C12 हो गया, C13 हो गया, C14 हो गया। अभी हमने आपको बताया था ये क्या है? कार्बन का आइसोटोप्स है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है, लेकिन इसका परमाणु संख्या क्या चेंज हो सकता है? नहीं, इसका परमाणु संख्या सेम ही रहता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है जबकि प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं कि जितना भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है इनमें से जब द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो आपको सब में 20 ही न्यूट्रॉन बच रहा है, तो ये क्या हो गया? ये आइसोटोन हो गया। नेक्स्ट है आइसोमर। इसमें क्या होता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला समान होता है लेकिन जब इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मतलब कि संरचनात्मक व्यवस्था को बदल देते हैं तो इसके गुणों में क्या होती है कि भिन्नता आ जाती है। जैसे कि आप पेंटेन में देख सकते हैं ये 5 कार्बन से बना हुआ है और इसके जब स्ट्रक्चर को हम बदल दिए तो ये क्या हो गया? आइसोपेंटेन हो गया, जिसको हम 2 मिथाइल ब्यूटेन भी कहते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट बदलती है तो ये क्या हो गया? न्यू पेंटेन हो गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से प्लान वेग का मान लगभग क्या होता है, आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी मतलब कि प्लान वेग होती क्या है। देखिए, आप यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो फिर क्या होता है कि नीचे आ जाता है। ऊपर फेंके फिर क्या हुआ? नीचे आ गया। तो देखिए, तो प्लान वेग क्या होता है? तो प्लान वेग वह वेग होता है जिस वेग से किसी वस्तु को यदि फेंक दिया जाए तो वो क्या होता है कि उस ग्रह के गुरुत्व प्रभाव से बाहर निकल जाए और दोबारा लौटकर न आ पाए। इसको क्या कहते हैं? प्लान वेग। और हर ग्रह का क्या होता है कि अपना अलग अलग एस्केप वेलोसिटी होता है। तो पृथ्वी के लिए क्या होता है? पृथ्वी के लिए होता है ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, देखिए आपसे पूछा जाता है कि प्लान वेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्लान वेग का फॉर्मूला क्या होता है? BE=√2gm/r। यहाँ पे g क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। और ये क्या है? m क्या है? मास ऑफ अर्थ है। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब कि पृथ्वी की त्रिज्या है। जब इन सारे वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 11.2 आपको आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर अ प्योर सब्सटेंस। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा है, आपको बताना है। तो इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। देखिए मीथेन क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है और साथ ही साथ ये दलदली भूमि में भी पाई जाती है और यही वजह है कि इसको मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, चलिए प्रीवियस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल्स हैज मेटेलिक लस्टर। आपको बताना है कि इन दोनों में से किस अधातु में धात्विक चमक है। तो आपको पता है कि ग्रेफाइट हो या आयोडीन हो, ये दोनों ही क्या है, अधातु है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक में धात्विक चमक है। जबकि आपको पता है कि धात्विक चमक की प्रॉपर्टी किस में होती है, धातु में होती है, लेकिन ये दोनों क्या है, अधातु है। तो ये एक्सेप्शन है कि अधातु होते हुए भी धात्विक चमक का गुण धारण करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज, 1 किलोवाट घंटे का मान क्या है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।